नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम में। आज हम कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के भीतर एक डिप्टी सीएम होने की वजह से पहले 5 साल में उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के पास तो 2-2 डिप्टी सीएम हैं। इस पूरे मामले को कैसे वो परिभाषित करना चाहेंगे, उन्हीं से जानते हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपने कोटा विधानसभा में प्रदर्शन किया और जो हमारा कोर सब्जेक्ट है कि 2-2 डिप्टी सीएम की ज़रूरत क्यों पड़ी बीजेपी को और इसका क्या लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तो एक आंतरिक मामला है कि वो 2 बनाते हैं कि 3 बनाते हैं। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उनके यहाँ उहापोह की स्थिति चल रही है। एक बहुत आंतरिक उनका मामला चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी का डिक्लेरेशन 3 दिन बाद हुआ। अभी ये लोग सब वो कर रहे हैं कि 2 और डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बैलेंस कितने दिन तक बना रहेगा और कैसा रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि जो बहुत ही पार्टी को बहुत अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती थी, उनके यहाँ भी हलचल का माहौल है कि कोई सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है। तो इसका परिणाम बनने के बाद और बनने के कुछ समय चलने के बाद सामने आएगा कि आखिर पावर सेक्टर्स इतने ज़्यादा क्यों बनाए जा रहे हैं। जी, निकट भविष्य में 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हिंदुत्व कार्ड जो है अक्सर खेला जाता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कवर्धा और साजा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने हिंदुत्व के एजेंडे को जो है स्वीकारा है और वहाँ कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन ऐसा कोटा में नहीं हुआ। कोटा में भी लोगों के पास हिंदुत्व के एजेंडे में काम करने वाले प्रबल प्रताप जुदेव थे, लेकिन उनको स्वीकारने के बजाय जो है उन अटल श्रीवास्तव को स्वीकारा लोगों ने, कांग्रेस को। जबकि आपके मुकाबले में तो क्षेत्रीय पार्टी श्रीमती जोगी भी थी। तो क्या लग रहा है कि लोगों को हिंदुत्व का एजेंडा कहीं-कहीं काम तो कर रहा है और कहीं जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, क्या वजह होगी इसकी? देखिए, कोटा विधानसभा क्षेत्र में कोई हिंदुत्व की लहर नहीं थी। वहाँ के मतदाता, वहाँ के लोग, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये सांप्रदायिकता कहीं कोई जगह नहीं रखती है। उनको उनके लिए विकास जगह रखती है। और हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों को ₹3200 धान की कीमत बोली, वनोपज की जो 67 वनोपज की खरीदी, उसके हमारे वनांचल क्षेत्र में रहने वालों को फ़ायदा हुआ। तेंदुपत्ता में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ₹2500 मानक बोरा मिलता था, हमारी सरकार ने उसको 4000 किया और इस बार तो बढ़ा के 6000 कर दिया था कि हमारी सरकार आएगी। तो इन सब का जो फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों से मिला, उसका ही परिणाम है कि हम वहाँ पर कोई हिंदुत्व की लहर नहीं चली और वहाँ से कांग्रेस जीत के आई। तो या क्या वहाँ के लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और विकास को चुना है? मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सरकार की योजनाएँ आम जो कि आम आदमी के पास डायरेक्ट पहुँच रही थी, चाहे वो धान का पैसा हो, वनोपज का पैसा हो, तेंदुपत्ता का पैसा हो, जो हमारी घोषणाएँ थी कि हम महिलाओं के जो स्व-सहायता समूह हैं, उसके कर्ज़े माफ़ करेंगे। तो ये सब योजनाओं का लाभ वहाँ पर पहुँचा। जहाँ तक आप बात कर रहे थे साझा और कवर्धा की, मैं आज भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे जो 2 गद्दावर नेता, रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी, जो कि बहुत ही संवेदनशील लीडरशिप है, वो इतने वोटों से चुनाव हार सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम मशीन में कुछ हो गया या हिंदुत्व का ज़्यादा असर हो गया? देखिए, ये हिंदुत्व के असर की का स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्क्रिप्ट पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी कि वहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलेगा। पर जनता जो है वो विकास को देखती है, पर्सनल और जो लोगों की मदद होती है उसको देखती है। हमारे किसान की पॉलिसी, हमारे गरीबों के लिए जो योजनाएँ आई थी उसको देखती है। मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ के लोग सांप्रदायिक हैं। पर ये माहौल ऐसा विकसित किया जाता है और मैं आपसे कह सकता हूँ, चूँकि हम हारे हैं, हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, पर ईवीएम मशीन जो है वो एक तरीके से ई-बूथ कैप्चरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स बूथ कैप्चरिंग का मामला मुझे दिखता है और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र को आगे सर्वाइव करना है, तो ये ईवीएम की मशीन को बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि पहले बूथ कैप्चरिंग तलवार और बंदूक की बदौलत होती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सिस्टम है, उससे ये बूथ कैप्चरिंग का मामला कर रहे हैं और उसके लिए माहौल बनाने तैयार करते हैं, ताकि आप बिलीव करने लगो, आप विश्वास करने लगो, यहाँ पर ये चला होगा इसलिए यहाँ पर लोगों ने ऐसा वोटिंग किया, जबकि ऐसा लेकिन नहीं। यही बात जो है जब आपने जीता था पिछले बार चुनाव साल 2018 में, तब तो नहीं कहा कि ईवीएम मशीन को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए? देखिए, ईवीएम हम 68, देखिए हर जगह जो भी रहता है, चोर और डकैत जिसको ई ई ई बूथिंग कैप्चरिंग करनी है, वो सब जगह मैनेजमेंट नहीं करता, कभी-कभी छोड़ देता है लिटमस टेस्ट के लिए कि क्या हो रहा है। उन समय तीनों राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था लिटमस टेस्ट करने के लिए कि हमारी पोजीशन आज जनता के बीच क्या है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें एक्चुअल आईना दिखाया कि आपकी स्थितियां ये है कि आप छत्तीसगढ़ में 68 सीट जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश में 114 सीट से कांग्रेस सरकार बनाती है, राजस्थान में क्लियर कट बहुमत आता है। उसके ठीक 3 महीने बाद जब चुनाव होता है, जब हमारी सरकार की हुई घोषणाओं का क्रियान्वयन हो जाता है, लोगों को उसका फायदा हो जाता है, तो उस लोकसभा के चुनाव में हम जहां 68 सीट जीते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा वाइज जो 14 सीट में थी वो 56 सीट में पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोकसभा से ही एक पैटर्न, इसके पहले भी और इस लोकसभा 2019 के लोकसभा में ये पैटर्न तय सेट कर दिया था कि इस पैटर्न पे चुनाव होगा, और उन्होंने लोकसभा की 11 में से 9 सीट जीती। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय प्रश्न है, इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, ये कहीं ना कहीं सैटेलाइट के थ्रू होता है, और बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इसमें विचार किया जाना चाहिए। इसमें लगातार जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि इसमें तो इनाम घोषित करना चाहिए कि यही बात निर्वाचन से भी बोलेंगे आप? हमने अपने बड़े नेताओं से बातें रखी है। मैं खुद चुनाव जीता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ईवीएम का खेल है, क्योंकि ईवीएम के खेल मैं अपनी विधानसभा में इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किसी भी हालत पे 65,000 वोट नहीं मिल सकते थे। ये आपकी थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते। आप ही के पार्टी के मंत्री रह चुके जयसिंह अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ले डूबा है। उनका इशारा डिप्टी सीएम की तरफ था, और किस तरह से सरगुजा में जो है सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। क्या लगता है कि उनकी थ्योरी और आपकी थ्योरी में कुछ फर्क जो समझ में आ रहा है, क्या है वो? देखिए, जयसिंह अग्रवाल जी ने जो कहा, जयसिंह अग्रवाल जी को लोकसभा चुनाव की तरफ जाना चाहिए। लोक पिछले लोकसभा चुनाव में जयसिंह अग्रवाल जहाँ पर 14,000 से विधानसभा 3 महीने पहले जीते थे, उनकी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में 30,000 से कांग्रेस पीछे रही थी। और वही पैटर्न अभी आया है कि जब वो 27,000 से चुनाव जा, उनको एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करने की जगह ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर किन कारणों से इतने वोट, जबकि वो उनको भी ये माना जाता है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अपने क्षेत्र में सजग रहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का काम कराते हैं, फिर वो 27,000 से क्यों हारे? तो कहीं न कहीं एक कॉजेज़ डेवलप किए जाते हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि जयसिंह जी की अधिकारी नहीं सुन रहे थे और उस स्क्रिप्ट के आधार पर उनको वोट नहीं मिला। पर इस स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी को अगर नहीं समझेंगे, तो लोकतंत्र मुझे लगता है खतरे में है। आपकी व्यक्तिगत बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर आप जयसिंह अग्रवाल को ये बातें बताएंगे, लेकिन हम भी बताना चाहते हैं उनके समर्थकों को कि इस पॉइंट पे वो जरूर सोचें। ऐसा कहा जा रहा है पब्लिक डोमेन पे, कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीटें 35 थी, वो तो उनके पास है। जो पिछली बार साल 2018 में जो उनको बढ़त मिली थी, केवल वही सीटें जो हैं उनके हाथ से चले गई हैं। क्या लग रहा है कि इन ट्रेडिशनल सीट पे रहने के बाद कांग्रेस एक दमदार विपक्ष की भूमिका में निभा पाएगी, या इसी तरह के जो डिस्प्यूट है कांग्रेस के भीतर, इसी में फंसे रहेगी 5 साल? देखिए, कल ही हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब लोकसभा की तैयारी करनी है, पर हमने उनसे एक ही निवेदन किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी को इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी चाहिए, ताकि ये सही हो सके, क्योंकि ई ई बूथ कैप्चरिंग का जो मामला सामने आ रहा है, इसके तह तक जाना ज़रूरी है, और बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना जनाधार है इस देश में कि वो आज से दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीट जीतेंगे, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। अगर उनकी जीत होती है तो हम इस जीत को स्वीकार करेंगे, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि अपनी पार्टी के नेताओं को कि हमें चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए, कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करें, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो हम चुनाव में भागीदार बने, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी विधानसभाओं को देखकर लगता है हमारा विकास उपाध्याय जी बहुत ही सजग और अपने विधानसभा क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायक 40,000 से चुनाव हार जाते हैं। रविंद्र चौबे जी, जो कि सबसे सजग और बहुत ही संवेदनशील विधायक और मंत्री थे, वो चुनाव हार जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो टीएस सिंधु का नाम नहीं ले रहे हैं आप? टीएस सिंहदेव जी भी कहीं से चुनाव हारने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया था, बहुत पॉपुलर हैं। उनके यहाँ तो 14 की 14 विधानसभा क्षेत्र हम हार जाते हैं, वहाँ हार जाते हैं। कारण जो दिया जाता है वो यही कि वहाँ कुछ डिस्प्यूट था, वहाँ कुछ पैसा था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी बातें चल रही हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो क्या ये टीएस के लिए कहा जा रहा है? जी नहीं, कोई भी आदमी अपना चुनाव क्षेत्र कभी नहीं हारना चाहता, और उसकी कोशिश होती है कि जहाँ मेरा प्रभाव मंडल है, वहाँ मैं चुनाव नहीं हारूँ। तो टीएस सिंहदेव जी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है, पर भारतीय जनता पार्टी ने ये परसेप्शन बनाया, वहाँ की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है कि वहाँ विद्रोह था, वहाँ ऐसा हो गया था, वहाँ वैसा हो गया था, और स्क्रिप्ट के आधार पर आम जनता के बीच जो मैसेज जाता है, जो मीडिया में मैसेज जाता है, वो यही जाता है कि वहाँ पर चूँकि
डिस्प्यूट था, इसलिए वहाँ पर रिजल्ट ऐसा है। जबकि मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर भी ईवीएम का कमाल है, ताकि लोग उस पर विश्वास करने लगे। इसी तरह की बातें जो हैं वो पब्लिक डोमेन पे चल रही हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक़्त जो है 2 डिप्टी सीएम की बात चल चल रही है छत्तीसगढ़ में और तकरीबन नाम तो फाइनल ही हो गए हैं। ऐसे में ये देखना बहुत लाज़मी हो जाता है कि बिलासपुर संभाग में खासकर जो स्विंग बेल्ट है उसपे जो 25 विधानसभा सीटें थी उसमें ज़्यादातर तो अभी भी कांग्रेस के पास है। यहाँ से अरुण साव जो है प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के। अब उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है। टेक्निकली डिप्टी सीएम के पास कोई विशेष अधिकार होता नहीं। तो क्या एक बार फिर से अरुण साव को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो साहू समाज है, जो ओबीसी वर्ग है, वो छला गया है? देखिए, एक बड़ा चेहरा बिलासपुर संभाग से उभर के आया था। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जब वो सांसद बने, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बिलासपुर संभाग में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का असर थोड़ा बहुत देखने को भी मिला है। मेरी तो उनको शुभकामनाएँ हैं कि वो उनकी पार्टी उन्हें डिप्टी सीएम बनाए या सीएम प्रोजेक्ट करे। अगर सीएम बनाती है तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी का होगा कि बिलासपुर संभाग से एक सीएम बने। अब हमारी शुभकामनाएँ उनको आगे भी है कि या तो डिप्टी सीएम बने या मंत्री बने और इस क्षेत्र के विकास पर हम। कोई विशेष अधिकार नहीं है, फिर क्या है? केवल मैनेज करने के लिए करना है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी एक भगदड़ की स्थिति है और इतने नंबर ऑफ पावर सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, पावर हाउसेस बनाए जा रहे हैं, कहीं बैलेंस, चेक और बैलेंस करने की कोशिश है। आने वाला समय बताएगा कि ये जो चेक बैलेंस है वो क्या स्वरूप लेगा और हमारी शुभकामनाएँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये थे अटल श्रीवास्तव जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बेबाकी से बात किया है, साथ ही जो ईवीएम मशीन है उस पर जो है सवाल खड़े किए हैं। ईबी बूथ कैप्चरिंग जैसे सब्जेक्ट पर जो है खुलकर बात की है। ये भी देखना होगा कि आखिरकार निकट भविष्य में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह की परिस्थितियों का क्या असर होता है और जिस कांग्रेस के लिए एक डिप्टी सीएम संभालना या उसको जो है आगे रन करना मुश्किल था, बीजेपी के लिए कितना आसान होगा 2-2 डिप्टी सीएम के साथ आगे रन करना और साल 2025 में जब आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएँगे, तो हिंदुत्व का एजेंडा किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम करेगा? इन सारे सवालों को अभी जो है भविष्य के घर पे रखा गया है, इनका निकट भविष्य में जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।